देखिए इस वीडियो में मैं आपके जो सीटेट के एग्जाम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं उनके वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। ठीक है, तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय जो होता है वो किशोरावस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था जो होती है वो बालक यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों का एक समूह होती है जो कि 11 से 18 वर्ष के बीच में होती है। स्टैनली हॉल ने जो है किशोरावस्था को तनाव, दबाव, क्रोध, संकट और तूफान की अवस्था कहा है। तो आपका क्वेश्चन था कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। तो बचपन से वयस्कता परिवर्तन काल का समय जो होता है वो किशोरावस्था होती है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो स्थूलगामक कौशल क्या होता है कि इसमें जो बालक के जो पूरा शरीर यानी कि हाथ, पैर, पूरे शरीर क्रिया करता है। ठीक है, जैसे बालकों का जो घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, ये जो आता है स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। आपका आंसर डी होगा कि चलना और दौड़ना वो स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आते हैं। जबकि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना और सुई में धागा डालना, ये जो आपकी आएगी ये सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर, क्योंकि स्थूलगामक कौशल पूछेगा तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा कि चलना और दौड़ना स्थूलगामक कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाती है। यानी कि एक बालक के अनुसार जो आपकी गुड़िया, कार यानी कि जो निर्जीव वस्तु होती है वो भी सजीव वस्तुएं होती हैं। यानी कि एक बालक के अनुसार ये जो है जीववादी सोच के अंतर्गत आती है। ठीक है, जीन पियाजे का जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, यह जीववादी सोच उस अवस्था के अंतर्गत आती है। क्योंकि कैसे आती है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी गुड़िया या कार से खेल रहा होता है और वो गुड़िया या कार से उसे चोट लग जाती है तो बच्चा रोने लगता है। तो अगर हम उस गुड़िया या कार को मारते हैं तो बच्चा उसे देखकर चुप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे के अनुसार जो है कि गुड़िया और कार जो होती हैं वो जीववादी सोच के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण कहलाता है। तो संकेतों व अन्य तरीकों से बच्चों को जरूरत पड़ने पर जो मदद करना कहलाता है वो आपका पाठ कहलाता है। यानी कि अगर कोई बालक जो है किसी प्रश्न को हल करने में कठिनाइयाँ महसूस करता है तो अध्यापक द्वारा जो है उसके थोड़े संकेत देकर संकेत दे दिए जाते हैं ताकि वह बालक जो अगले स्तर का कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, और पाठ या मचान, मैंने आपको बताया कि पाठ या मचान वह प्रक्रिया होती है, यानी कि ये प्रक्रिया होती है एक अस्थायी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है यह केवल कुछ समय के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान को बनाते समय जो लकड़ियों की एक पैड़ बनाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हमारा मकान बनाया जा रहा है, मगर जैसे ही हमारा मकान बन जाता है तो उस पैड़ को हटा देते हैं। तो ये पाड़ या मचान जो होती है एक अस्थायी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण कहलाता है। वो आपका ए यानी कि पाड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की शिक्षा के लिए लेव-वॉगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए लेव-वॉगोत्स्की का सिद्धांत जो अनुप्रयोग जो प्रस्तावित करता है वो सहयोगात्मक अधिगम का को प्रस्तावित करता है। क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है कि इसमें बच्चे मिलजुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर अधिगम प्रक्रिया को करते हैं। तो जिससे सहयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया करने से उनमें अधिगम की भावना यानी सीखने की भावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए लेव-वॉगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है वो सहयोगात्मक अधिगम को प्रस्तावित करता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा कार्य करता है। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास होता है कि किस चरण में आता है, यह आपका परंपरागत चरण में आता है। इस परंपरागत चरण में क्या होता है कि बच्चा यह समझने लगता है कि उनके माता पिता, शिक्षक द्वारा जो उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो आता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, वो आपका सी हो जाएगा कि परंपरागत चरण में कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा। तो प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? प्रगतिशील कक्षा जो होती है वो विद्यार्थी केंद्रित होती है, ठीक है। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम क्रिया की जाती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। और प्रगतिशील कक्षा के जो जनक जो हैं वो जॉन डेवी को माना जाता है, ठीक है। तो प्रगतिशील कक्षा क्या होती है कि प्रगतिशील कक्षा होती है कि विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो एक परामर्शदाता के रूप में जो बुद्धि जो होनी चाहिए वो आपकी पारस्परिक या अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि होनी चाहिए। यानी कि रेणु के पास जो है पारस्परिक या अंतर्व्यक्ति बुद्धि है। पारस्परिक अंतर्व्यक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के यानी अन्य व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को, उद्देश्यों को और इच्छाओं को और उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है या उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, ये क्षमता रखते हैं। कौन? जिनके पास पारस्परिक या अंतर्व्यक्ति बुद्धि होती है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि बताई है और 9 प्रकार की बुद्धि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो है सबसे पहले जो होती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। और नंबर 9 जो है वो आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर ने सम्मिलित की है। परंतु एनसीईआरटी में केवल जो है 8 प्रकार की बुद्धियों का ही वर्णन किया गया है, यानी 9 प्रकार की जो नवी बुद्धि है आपकी अस्तित्व बुद्धि जो है उसे सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में था आपका कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो उसके पास पारस्परिक या अंतर्व्यक्ति बुद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2020 है, ये 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो एक शिक्षक को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो करनी चाहिए और बच्चों के साथ संप्रेषण करना चाहिए वो बच्चों की मातृभाषा में करना चाहिए। यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करनी चाहिए वो आपको बच्चों की मातृभाषा में किया जाना चाहिए और इसे आगे भी कक्षा में बढ़ाया जा सकता है, यानी मातृभाषा को आगे की कक्षा में भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा कि फुटबॉल से केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो इस तरह का जवाब कहलाता है कि जो कि इस जवाब में माँ के जवाब में जो है लड़के और लड़कियों में भेदभाव को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। जो जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है तो वो आपका क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादी यानी कि लिंग रूढ़िवादी के अंतर्गत आती है, जिसमें जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ये जो है कि जो आपकी जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि लिंग रूढ़िवादिता जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का नामीकरण या उन्हें वर्गों में बांटना, ठीक है। तो बच्चों का नामीकरण करना या उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटना, जैसे कि विशिष्ट वालों को अलग बैठा दिया जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग बैठा दिया जाता है, मंदबुद्धि वालों को अलग बैठा दिया जाता है, ये अलग अलग बांट भी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चों का नामीकरण करने में या उन्हें वर्गों में बांटने से क्या हो जाता है कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी जन्म ले लेती है। यानी कि इस प्रकार की प्रवृत्ति जो बच्चों में नकारात्मक सोच को पैदा करती है, ठीक है, जो कि उनके अधिगम को प्रभावित करती है। तो इसलिए जबकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सही बच्चों को क्या वो किसी वर्ग का बालक हो या लड़का हो या लड़की हो या विशेष बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो या आपका मंदबुद्धि बालक हो या किसी प्रकार का बालक हो, सभी बच्चों को जो एक ही स्थान पर एक ही साथ और एक ही जगह जो शिक्षा समान रूप से दी जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटने से क्या हो जाता है कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म दे दी जाती है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर सी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने होते हैं? तो सतत व समग्र मूल्यांकन क्या होता है कि सतत व समग्र मूल्यांकन एक लगातार व निरंतर चलने वाली अधिगम की एक प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे के अधिगम के आकलन का नियमित रूप से बच्चे के जो अधिगम का आकलन जो नियमित रूप से
किया जाता है। और सतत व समग्र मूल्यांकन जो होती है, इससे बच्चों के यानी कि बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन था कि सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना वो सतत समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। अगर कोई प्रभावी शिक्षक जो है और कक्षा शिक्षण में जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो किस प्रकार का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो आपके रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भी योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिताओं का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, तो रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी कक्षा क्या होती है कि ऐसी कक्षा जिसमें बालक बालिकाओं को और विशिष्ट बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को या मंदबुद्धि बालकों को, ठीक है, ये सभी प्रकार के बालकों को एक ही स्थान पर एक ही जगह और एक ही समय सभी को साथ साथ मिलकर शिक्षा दी जाती है, यानी कि अधिगम कार्य किया जाता है। यानी किसी बच्चे में वहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है, वहाँ समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को जब अधिगम क्रिया करते हैं तो उसमें सभी बच्चों की ज़रूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना और किस बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये शिक्षिका की एक भूमिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन था कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका होती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो एक शिक्षिका को ध्यान रखना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना और सम्मान करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षिका को जितने भी विद्यार्थी हों, क्या वो किसी भी सामाजिक संस्कृति के व्यक्ति हों या विद्यार्थी हों, उन्हें सभी को स्वीकारना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, यानी कि अपनी कक्षा में जो है वो संप्रेषण जो सुसंगत बनाए रखना चाहिए। और नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को स्वायत्ता और लचीलापन देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और साथ ही साथ जो है एक शिक्षिका को यानी कि विविधता में एकता के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि एक विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षकों को ध्यान में रखना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को स्वीकार करना और सम्मान कर देना चाहिए, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए और विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशेष जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। तो दृष्टिबाधिता विद्यार्थी वे विद्यार्थी होती है जो सामान्य बालकों की भांति सही से नहीं देख पाते। ठीक है, जिनकी दृष्टि सही नहीं होती, यानी उस दृष्टि से यानी कि सही प्रकार से नहीं देख पाते, दृष्टिबाधित विद्यार्थी कहलाते हैं। ठीक है, परंतु ये दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं वो सामान्य बालकों की भांति जो शिक्षण और अनुभव जो आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है, यदि इन्हें सही समय पर और सही रूप से और उचित सामग्री प्रदान की जाए। ठीक है, तो इसलिए एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशेष जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी को व्याख्यान विधि के साथ साथ कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका अभिलक्षण है। ठीक है, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो होता है वो आपका स्वालीनता के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वालीनता से बेकार व्यक्ति यानी कि जो बालक होता है वो अपने बातों को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता है, अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है और बार बार जो है अपनी बातों को दोहराता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसका संप्रेषण प्रभावित होता है। ठीक है, और जो स्वालीनता होती है, स्वालीनता एक विकासात्मक विकलांगता होती है जिसमें सामाजिक तथा भाषा का संचार शामिल
होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंत्यक्रिया यानी कि सामाजिक अंत्यक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका अभिलक्षण होता है, वो सवालियता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाले चिकनी मिट्टी देकर उनके मन में जो आता है वह बनाए। ये इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, तो इस माध्यम से यानी कि बच्चों में वह सृजनात्मक की भावना को बढ़ावा देना चाहती है, यानी क्रिएटिविटी को भावना को बढ़ावा देना चाहती है। सृजनात्मक क्या होता है कि सृजनात्मक द्वारा बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और स्वयं करके किए गए कार्य का अनुभव जो होता है वो आपका स्थायी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सृजनात्मक भावना से क्या इस कार्य से क्या होता है कि बच्चों का शारीरिक और क्रियात्मक विकास अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो बचपन के प्रारंभिक सालों में बालक के शारीरिक कौशल पर भी ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक कौशल पर भी ध्यान रखना चाहिए और संज्ञान क्षमता भी ध्यान रखना चाहिए और संवेगात्मक कौशल पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इन चारों पर ध्यान रखना चाहिए, अमूर्त तर्क में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शारीरिक कौशल पर केंद्रित करना चाहिए, सामाजिक कौशल पर केंद्रित करना चाहिए, संज्ञानात्मक कौशल पर केंद्रित करना चाहिए और संवेगात्मक कौशल पर केंद्रित करना चाहिए। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है। ठीक है, तो रचनावादी कक्षा क्या होती है कि रचनावादी कक्षा जो होती है इस यानी कि रचनावादी कक्षा में जो चर्चाओं और परियोजनाओं, ठीक है, चर्चाओं और परियोजना में शिक्षार्थियों को शामिल करके सहयोगी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ रचनावादी कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाता है और सामाजिक संचार के कौशल को बढ़ावा दिया जाता है और सहयोग और स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होगा, आपका आंसर बी हो जाएगा कि अन्वेषण व अंत्यक्रिया के द्वारा खोज प्रक्रिया करना। ठीक है, क्योंकि अन्वेषण और अंत्यक्रिया के द्वारा जब बालक खोज करेगा, ठीक है, तो उसका जो सीखना जो हो जाएगा वो अर्थपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो कि एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपके सीटेट में हर एग्जाम में आ रहा है आपका। ठीक है, ठीक है, कि एक बच्ची जो किसी को अवधारणा को करने में असमर्थ यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थ कर रही है, तो शिक्षिका क्या करती है, उसके साथ मिलकर उसे थोड़ा सा एक इशारा दे देती है। ठीक है, और बालक को थोड़ा सा इशारा मिलने के बाद जो है वो बालक जो अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व को यानी कि इस कार्य करने में समर्थ हो जाता है और यानी कि अगली प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी पाड़ या मचान की प्रक्रिया कहलाती है। और ये पाड़ या मचान की प्रक्रिया जो है ये सब जो प्रतिपादित किया था वो लेव वोगोत्स्की ने किया था। अभी पाड़ या मचान क्या होती है, ये एक अस्थायी प्रक्रिया होती है यानी सहयोगिक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो मकान को बनाते समय हम लकड़ियों की पेड़ बनाते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारा मकान बन जाता है उस पेड़ को हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये पाड़ या मचान इसी तरह की एक प्रक्रिया होती है कि यदि कोई बालक किसी कार्य करने या क्वेश्चन सॉल्व करने में असमर्थ होता है तो केवल शिक्षिका या शिक्षक जो होता है उसे इशारा दे देते हैं और वह बालक जो उस क्रिया को आगे करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कौन सी प्रक्रिया जो बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी। देखिए सबसे पहले है समस्या को सही पहचानना, नहीं ये बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि कोई समस्या समाधान होती है उसका पहला चरण क्या होता है कि समस्या को पहले पहचानना होता है। ठीक है, बी देखिएगा समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी समस्या बाधा में उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, इससे भी समस्या समाधान में बाधा नहीं होगी, क्योंकि जो समस्या हम पहले सुलझा सकते हैं उससे हम जल्दी और समस्या सुलझा सकते हैं। ठीक है, डी है आपका कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिरता रहना,
ये आपका जो है समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि एक बालक एक वस्तु के इस्तेमाल को एक ही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, अन्य तरीकों से नहीं जानता है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? उसके समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है, वस्तु के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिरता रखना, यानी कि एक ही तरीके को इस्तेमाल करना, ये समस्या समाधान का बाधा उत्पन्न करेगी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा व्यक्ति के लिए जागृत करती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आंतरिक अभिप्रेरणा कल्पना और जिज्ञासा को प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है और उसे प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? आपका आंसर डी हो जाएगा कि बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित कर सकती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के समग्र शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को, ठीक है, तो बच्चे का समग्र शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम जो होता है एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है। ठीक है, जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक कल्याण पर जोर देता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करता है? सुशोभित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको सीटेट के जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पेडागोजी के क्वेश्चन जो आते हैं, यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।